में न्यूमोसिस्टिस जिरोविसी, कैंडिडिया, एस्पेरजिलस और क्रिप्टोकोकस नियोफोमन्स ये फंजाई कॉमन है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में डिजीजेस कॉज करवाते हैं। तो सबसे पहला साइटोमेगेलो वायरस इन्फेक्शन देखेंगे डिटेल में। इन्फेक्शन साइटोमेगेलो वायरस यानी CMV वायरस से जो है ये असल में एक मेंबर है हर्पीज़ वायरस फैमिली का। इसका इन्फेक्शन मैनिफेस्ट करता है वेरियस फॉर्म। अब वो डिपेंड करता है पेशेंट की एज पे भी और उसके इम्यून स्टेटस पे भी। सेल्स जो इस वायरस से इन्फेक्ट होते हैं ना, उनमें जाइगेनेटिज्म होता है, एग्जिबिट करते हैं जाइगेनेटिज्म, दोनों साइटोप्लाज्म का भी और न्यूक्लियस का भी। यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस उनमें बड़ा हो जाएगा। न्यूक्लियस जो है वो टिपिकली उसमें लार्ज इंक्लूजन्स होंगी, जो कि वो इंक्लूजन्स जो है न्यूक्लियस में वो सराउंड हुई होंगी एक क्लियर हैलो के साथ। तो इसीलिए इसमें हमें आउल्स आई मिलती है जो इसको ये नाम देती है। ठीक है, आउल्स आई मिलेगी जो जिसकी वजह से इस आउल आई की वजह से ही इसका जो है ना एक नाम है, क्लासिक फॉर्म है एक सिम्टोमेटिक डिजीज़ की जो कि बच्चों में होती है, नियोनेट्स में होती है। उसका नाम है साइटोमेगैलिक इंक्लूजन डिजीज़, कि ये इंक्लूजन्स ही हैं न्यूक्लियस के अंदर जो सराउंड हुई हुई है हेलो के साथ, क्लियर हेलो के साथ, और आउल आई बन रही है। आल्दो क्लासिक साइटोमेगैलिक इंक्लूजन डिजीज़ जो है वो बहुत से ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती है। साइटोमेगेलो वायरस इन्फेक्शंस जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इम्यूनो सप्रेस जो एडल्ट्स होते हैं ना, पार्टिकुलरली जो एड्स के और जो एलोजेनिक हेमेटोपोइटिक सिस्टम के हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के जो रेसिपिएंट्स होते हैं, उनमें जो है साइटोमेगेलो वायरस न्यूमोनाइटिस जो है वो बहुत ही एक सीरियस प्रॉब्लम है। ठीक है, लंग का चैप्टर है तो साइटोमेगेलो वायरस न्यूमोनाइटिस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ट्रांसमिशन साइटोमेगेलो वायरस की होती है सेवरल मैकेनिज्म से, वो डिपेंड करता है उस पेशेंट के एज ग्रुप पे। अब जो फीटस है तो वो इन्फेक्ट होता है ट्रांसप्लेसेंटली फ्रॉम न्यूली एक्वायर्ड या फिर किसी रीएक्टिवेटेड इन्फेक्शन की वजह से जो मदर में हो रहा होता है। इसको हम कहते हैं कंजेनाइटल साइटोमेगेलो वायरस इन्फेक्शन। दूसरा वायरस जो है वो इन्फेंट में सर्वाइकल या वेजाइनल सिक्रीशंस के थ्रू भी हो सकता है बर्थ के टाइम, या फिर लेटर हो सकता है ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू, अगर मदर जो है वो एक्टिव इन्फेक्शन की पेशेंट है। तो इसको हम नाम दे देंगे पेरीनेटल साइटोमेगेलो वायरस इन्फेक्शन, वो कंजेनाइटल या पेरीनेटल। तीसरा है जो प्री स्कूल के बच्चे होते हैं, स्पेशली जो डे केयर सेंटर्स होते हैं ना, वहाँ पे बच्चा जो है वो स्लाइवा के थ्रू एक्वायर कर सकता है ये इन्फेक्शन। टोडलर्स जो इन्फेक्ट होंगे वो रेडिली अपने पेरेंट्स को भी ये वायरस ट्रांसमिट कर सकते हैं। वो पेशेंट्स जो कि 15 साल से ज़्यादा उम्र के होते हैं तो उनमें जो है वेनेरियल रूट जो है वो डोमिनेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, लेकिन इसके अलावा भी ये बहुत से कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस के साथ और फीकल ओरल रूट के थ्रू। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स डिस्कस हो रही हैं। अब आइट्रोजेनिक जो ट्रांसमिशन होती है वो किसी भी एज में हो सकता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू। ये सारे हमने देखी इसकी ट्रांसमिशन। अब मॉर्फोलॉजी पे आते हैं। हिस्टोलॉजिकली जब हम देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक हमें इनलार्जमेंट मिलेगी साइटोमेगेलो वायरस वाले इन्फेक्टेड सेल्स की। ठीक है, रेडिली अप्रिशिएट होता है, वो बड़े बड़े से हो जाएंगे। ग्लैंडुलर जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनमें जो पैरेनकाइमल एपिथेलियल सेल्स हैं वो अफेक्ट होते हैं। कौन से सेल्स? पैरेनकाइमल एपिथेलियल सेल्स ग्लैंडुलर ऑर्गन्स के। ब्रेन में, न्यूरॉन्स में, लंग्स में, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस में, और एपिथेलियल और एंडोथेलियल सेल्स में, और किडनी में ट्यूब्यूलर एपिथेलियल एंड ग्लोमेरुलर एंडोथेलियल सेल्स में जो है हमें ये मिलेगी, इन्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, ये अफेक्टेड होंगे ये सारे सेल्स। अब जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनका जो स्ट्राइकिंग जो उनकी इनलार्जमेंट है वो हमें मिलेगी, यानी कि वो जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं ना ये सारे वो हमें इनलार्ज मिलेंगे, और ऑफन उनका 40 माइक्रोमीटर का डायामीटर हो सकता है, और उनमें जो है सेल्यूलर एंड न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म मिलेगा हमें। इसके अलावा कह रहा है कि प्रोमिनेंट इंट्रा न्यूक्लियर बेजोफिलिक इंक्लूजन्स जो है ना वो स्पैन करती हैं हाफ ऑफ द न्यूक्लियर डायामीटर को, न्यूक्लियस के अंदर हमें ये मिलेंगी, और ये यूजुअली सेट ऑफ होती हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से बाय क्लियर हेलो। जैसा कि अगर हम ये फिगर देखें 13.40 तो इसमें हमें साइटोमेगेलो वायरस इन्फेक्शन लंग का दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पे डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर इंक्लूजन दिखाई गई है और मल्टीपल
साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स नज़र आ रही हैं इन लार्ज सेल के अंदर। ठीक है, ये ब्लू कलर की जो है ना, ये सारी बेजोफिलिक साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन्स हैं और ये न्यूक्लियर इंक्लूजन्स हमें मिलेंगी। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ये सेल्स हमें स्मॉल बेजोफिलिक इंक्लूजन्स भी नज़र आएंगी। यहाँ हमने न्यूक्लियस की बात की और यहाँ पे साइटोप्लाज्म की, तो दोनों हमने पिक्चर में देखी, साइटोप्लाज्म की और न्यूक्लियस की इंक्लूजन्स। उसके बाद है साइटोमेगेलोवायरस मोनोन्यूक्लियोसिस। हेल्दी यंग जो बच्चे होते हैं और एडल्ट्स होते हैं, उनमें जो डिज़ीज़ है वो नियरली ऑलवेज एसिम्टमेटिक रहती है, यंग्स में और एडल्ट्स में जो हेल्दी होते हैं। सर्वे पूरी दुनिया में जो किया गया तो उनमें 50% से 100% जो एडल्ट्स हैं उन्होंने एंटी साइटोमेगेलोवायरस एंटीबॉडीज़ डिमॉन्स्ट्रेट की अपने सीरम में। इसका मतलब है कि उनको कोई प्रीवियस एक्सपोजर हुआ है। मोस्ट जो कॉमन मैनिफेस्टेशन है क्लिनिकल साइटोमेगेलोवायरस इन्फेक्शन की इम्यूनो कॉम्पिटेंट होस्ट में, वो बियॉन्ड द नियोनेटल पीरियड होगी। वो कौन सी है मैनिफेस्टेशन? इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की तरह की इलनेस होगी कि उसमें फीवर होगा, एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस, लिम्फेडिनोपैथी, हेपेटोमेगैली जो अकम्पनी होगी बाय एबनॉर्मल लिवर फंक्शन टेस्ट के साथ। ठीक है, और ये सजेस्ट करता है कि उसको माइल्ड हेपेटाइटिस है। अब मोस्ट जो पेशेंट है वो साइटोमेगेलोवायरस मोनोन्यूक्लियोसिस से रिकवर कर जाते हैं विदाउट एनी सीक्वेले। आल्दो एक्सक्रीशन इस वायरस की जो है ना बॉडी के फ्लूइड में से, वो पेशेंट जो है ना उसकी एक्सक्रीशन होती रहेगी महीनों से सालों तक। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ सिम्टम्स आफ्टर द इन्फेक्शन, एक इंडिविजुअल जो कि पहले इन्फेक्ट हुआ वो सीरो पॉजिटिव हो सकता है पूरी ज़िंदगी के लिए। वायरस जो है वो लेटेंट रहेगा उसके ल्यूकोसाइट्स के अंदर, जो इसके मेजर रेजर्वॉयर्स हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स में वो वायरस पड़ा रहेगा, तो इसीलिए ये पेशेंट सीरो पॉजिटिव आ सकते हैं पूरी उम्र। अगला है साइटोमेगेलोवायरस इन्फेक्शन इम्यूनो सप्रेस्ड इंडिविजुअल्स में। ये हमने कॉम्पिटेंट में देखा। अब इम्यूनो सप्रेशन जो है वो रिलेटेड है साइटोमेगेलोवायरस इन्फेक्शन के साथ, और ये ज़्यादातर कॉमनली रेसिपिएंट्स में होती है जो ट्रांसप्लांट्स के रेसिपिएंट हैं, जैसे कि हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर, किडनी, लंग, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, और उन पेशेंट्स में भी जो एड्स के होते हैं। तो ये या तो प्राइमरी इन्फेक्शन होगा इससे लोगों को, या फिर उनमें रीएक्टिवेशन हो जाएगी किसी लेटेंट इन्फेक्शन की। ठीक है, साइटोमेगेलोवायरस बहुत ही कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक वायरल पैथोजेंस है एड्स का, बहुत ही कॉमन है ये। एड्स के पेशेंट में यानी CMV का इन्फेक्शन होगा ही होगा। उसके बाद कह रहा है कि इस तरह की सारी सेटिंग्स में सीरियस डाइसेमिनेटेड साइटोमेगेलोवायरस इन्फेक्शन होता है जो कि प्राइमरीली लंग्स को अफेक्ट करता है, तो नमूनाइटिस करवा देगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अफेक्ट करके कोलाइटिस, रेटिना में रेटिनाइटिस, CNS में भी CNS में जो है ये यूजुअली उसको स्पेयर कर देता है, उसको अफेक्ट नहीं करता। लंग में जो है ना इन्फेक्शन एसोसिएटेड होता है, टिपिकल साइटोमेगेलिक चेंजेस आती हैं, मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे, नेक्रोसिस के फोकाए मिलेंगे हमें लंग में, जो कि फिर आगे जाके प्रोग्रेस कर जाएगा टू अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, अब इंटेस्टाइनल नेक्रोसिस और अल्सरेशन जो है ना वो भी डेवलप कर सकती हैं और वो एक्सटेंसिव होंगी। ठीक है, तो ये इंटेस्टाइनल नेक्रोसिस जो होगी और अल्सरेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव होगी और आगे जाके ये सूडो मेम्ब्रेन्स की फॉर्मेशन करवा देगी और डेबिलिटेटिंग डायरिया होगा पेशेंट को। साइटोमेगेलोवायरस रेटिनाइटिस जो है ये फार मोस्ट कॉमन फॉर्म है अपॉर्चुनिस्टिक साइटोमेगेलोवायरस डिजीज़ की, जो और ये ना आइदर अलोन भी हो सकती है या फिर ये कॉम्बिनेशन में भी हो सकती है, और लंग्स को इन्वॉल्व करके इसके साथ साथ ये इंटेस्टाइनल ट्रैक वाली बीमारी भी करवाएगी। ठीक है, रेटिनाइटिस या अलोन भी हो सकती है। तो डायग्नोसिस साइटोमेगेलोवायरस इन्फेक्शन की हम करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक वायरल इंक्लूजन्स को जो हमें टिश्यू की सिक्रीशंस में मिलेंगी। सक्सेसफुल हम वायरल कल्चर भी करते हैं। राइजिंग एंटी वायरल एंटीबॉडी टाइटर हमें मिलेगा, ठीक है, वो बढ़ा हुआ होगा पेशेंट का। क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव PCR असे बेस्ड डिटेक्शन साइटोमेगेलोवायरस के DNA की करते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो PCR है ना, इसने रिवोल्यूशनाइज्ड कर दिया है द अप्रोच टू मॉनिटरिंग द पेशेंट्स आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, अब आते हैं अगले जो फंगल इन्फेक्शन है, न्यूमोसिस्टिक जिरोविसी। ये कैसे नमूनिया कॉज करवाता है?
इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में, ठीक है। न्यूमोसिस्टाइटिस पढ़ेंगे। न्यूमोसिस्टिस जिरोविसी जो है ना, जिसको न्यूमोसिस्टिस कारिनी पहले कहा जाता था, ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शियस एजेंट ही है, जो कि पहले जो है एक प्रोटोजोआन कंसीडर होता था, लेकिन अब जो है हम इसको एज अ फंगस कंसीडर करते हैं। सीरोलॉजिक एविडेंसेस इंडिकेट करती हैं कि वर्चुअली सारे जो इंडिविजुअल्स जो कि न्यूमोसिस्टिस से एक्सपोज हों अपने पहले शुरू के फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ के दौरान, मतलब वो अपनी ज़िंदगी के हर इंसान जो है वो एक्सपोज हुआ है इस ऑर्गेनिज्म से अपने फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ में, लेकिन मोस्ट इन्फेक्शन जो है वो लेटेंट ही रहते हैं। रीएक्टिवेशन जो है इसकी होगी जब डेवलपमेंट होती है क्लिनिकल डिजीज़ की, रीएक्टिवेशन होगी, उसके साथ साथ डेवलपमेंट होगी क्लिनिकल डिजीज़ की, और ये ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स में हमें मिलेगा। इंडीड वो पेशेंट जो एड्स के होते हैं वो एक्सट्रीमली ससेप्टेबल होते हैं कि उनमें इस पी जीरोवीसी का इन्फेक्शन हो सकता है, और वो आल्सो जो है वो इन्फेक्ट कर सकता है सीवियरली जो मेल नरिश्ड इन्फेंट्स होते हैं ना, उनमें भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, और इम्यूनो सप्रेस्ड इंडिविजुअल्स स्पेशली जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद होता है, या फिर वो पेशेंट जो कि साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी ले रहे हों या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हों। तो एड्स के पेशेंट में ना पी जीरोवीसी को एक्वायर करने का रिस्क जो है वो बढ़ता जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन में टू द CD4 टी सेल काउंट के साथ, ठीक है। यानी कि अगर जो है टी सेल काउंट जो है वो 200 सेल्स पर माइक्रोन लीटर से कम हो जाता है, तो इसका मतलब है इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टिव वैल्यू है कि उसको पी जीरोवीसी का इन्फेक्शन हो सकता है। न्यूमोसिस्टिस का इन्फेक्शन जो है ये बहुत ही ज़्यादा कन्फाइंड रहता है ज़्यादातर लंग्स में, ठीक है, यानी मोस्टली ये कन्फाइंड रहता है लंग्स की तरफ, और ये इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस कॉज करवाता है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी है, तो लंग्स में ये होता है, तो जो इन्वॉल्व एरिया होंगे ना लंग के, उनमें हमें इंट्रा एल्वियोलर फोमी पिंक स्टेनिंग एक्सुडेट मिलेगा। H&E यानी हीमोटॉक्सिलिन और यूएससिन स्टेन से कॉटन कैंडी एक्सुडेट मिलेगा, ठीक है। एल्वियोलाई के अंदर होगा इंट्रा एल्वियोलर फोमी सा पिंक स्टेन होगा, इसको हम कॉटन कैंडी एक्सुडेट भी कहते हैं। अब अगर हम फिगर देखें तो इसमें जो है न्यूमोसिस्टिस निमोनिया दिखाया गया है। ए फिगर देखिए, इसमें एल्वियोलाई दिखाए गए हैं जो कि फिल्ड हैं कैरेक्टरिस्टिक फोमी ए सेल्यूलर एक्सुडेट के साथ, ठीक है। ये सारे एल्वियोलाई उस एक्सुडेट से फिल हुए हैं जो H&E स्टेन से हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद मॉर्फोलॉजी में कह रहा है कि जो सेप्टा होंगे ना वो थिकन्ड हो जाते हैं एडिमा की वजह से, मोटे से हो जाएंगे, और मिनिमल मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट मिलेगा। इतना ज़्यादा मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगी, मिनिमल होगी। स्पेशल स्टेन्स हम यूज़ करते हैं ताकि हम ऑर्गेनिज्म को विजुलाइज कर सकें, हमें नज़र आए। सिल्वर स्टेन जो है टिश्यू का सेक्शन का, तो सिल्वर स्टेन जब हम करेंगे तो उसमें हमें राउंड टू कप शेप्ड सिस्ट नज़र आएंगी, 4 से 10 माइक्रोमीटर की होंगी, कप शेप की या राउंड सिस्ट नज़र आएंगी, और वो हमें एल्वियोलर एक्सुडेट के अंदर ही मिलेंगी। इस बी फिगर में देखें, यहाँ पे सिल्वर स्टेन किया गया है और ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ये हमें कप शेप की और राउंड सिस्ट नज़र आ रही हैं एक्सुडेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि डायग्नोसिस न्यूमोसिस्टिस निमोनिया की कंसीडर की जाती है किसी भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में जिसके जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हों, और इसके अलावा उसकी जो चेस्ट रेडियोग्राफ है उस पर अगर हमें एबनॉर्मल फाइंडिंग्स मिल रही हैं तो उनमें हमें न्यूमोसिस्टिस निमोनिया को भी डायग्नोस करना होगा, यानी कंसीडर करना होगा, और इसकी डायग्नोसिस बनाई जाएगी। फीवर, ड्राई कफ, डिस्निया, ये 90% से 95 पेशेंट्स में होता है जिनका रेडियोग्राफिक एविडेंस जो है उसमें हमें अगर बायलेटरल यानी दोनों साइड्स पे पेरीहिलर और बेजिलर इन्फिल्ट्रेट्स मिले तो उनमें जो है हमें फीवर, ड्राई कफ और डिस्निया मिलता है। हाइपोक्सिया बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। पल्मोनरी फंक्शन स्टडीज शो करती हैं कि इसमें हमें रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ मिलती है इस वाले केस में, न्यूमोसिस्टिस के यानी नमूनिया में। मोस्ट जो सेंसिटिव और इफ़ेक्टिव मेथड होता है ना डायग्नोसिस का ऑर्गेनिज्म को, वो है कि हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करें इंड्यूस्ड स्पूटम में या फिर ब्रोंको एल्वियोलर लवाज फ्लूइड में थ्रू द इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ठीक है, उसके थ्रू हम ये डायग्नोस करते हैं। अगर ट्रीटमेंट जो है वो इनिशिएट किया गया है बिफोर द वाइड स्प्रेड इन्वॉल्वमेंट, उससे पहले, तो फिर आउटलुक फॉर रिकवरी इज़ गुड। लेकिन हाउएवर क्योंकि रेजिडुअल ऑर्गेनिज्म जो है ना वो भी परसिस्ट करते हैं, जो पीछे रह गए हैं रेजिडुअल, तो इसीलिए पार्टिकुलरली एड्स के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें रिलैप्सिस बहुत कॉमन है।
अनलेस अंडरलाइंग इम्यूनो डेफिशिएंसी भी अगर हम करेक्ट कर लेते हैं या फिर हम प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी भी दे दें, उसके बावजूद रिलैप्सेस कॉमन है। उसके बाद आता है अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शंस। सबसे पहला कैंडिडियासिस है। कैंडिडा एल्बिकन बहुत ही कॉमन डिजीज़ कॉजिंग फंगस है और ये नॉर्मल इसकी इनहेबिटेंट है, हमारी ओरल कैविटी में होता है, जीआईटी में, वेजाइना में, मैनी इंडिविजुअल्स में। ठीक है। सिस्टेमिक कैंडिडियासिस जो होती है ना, जो नमूनिया के साथ एसोसिएटेड है, तो ये सिस्टेमिक कैंडिडियासिस एक डिजीज़ है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में होती है और इसकी प्रोटीन मैनिफेस्टेशंस है। प्रोटीन यानी कि बहुत सी वेराइटी ऑफ हमें मैनिफेस्टेशंस मिलेंगी। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो टिश्यू सेक्शन जो होता है कैंडिडिया एल्बिकन का, उसमें हमें ईस्ट फॉर्म्स जो हैं वो मिलेंगी, यानी ब्लास्टोकोनिडिया मिलेंगे, सूडो हाइफी एंड ट्रू हाइफी। जैसा कि अगर हम फिगर देखें तो इस फिगर में ए जो फिगर है उसमें ये ओवरऑल जो है इसमें हमें मॉर्फोलॉजी दिखाई गई है फंगल इन्फेक्शंस की। ये वाला ए फिगर है, इसमें दिखाया गया है कि कैंडिडिया ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके पास जो है ये सूडो हाइफी होती है और बडिंग ईस्ट होते हैं। ठीक है, बडिंग हो रही है, ये बडिंग ईस्ट हमें सिल्वर स्टेन से नज़र आ रहे हैं। तो मॉर्फोलॉजी में कह रहा है कि सूडो हाइफी ना बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्लू होता है और ये रिप्रेजेंट करते हैं बडिंग ईस्ट, जो अभी मैंने आपको दिखाए, जो जॉइन हुए होते हैं एंड टू एंड कॉन्स्ट्रक्शंस के साथ। ठीक है, आपस में जुड़े हुए हैं और थस ऐसा हमें सिमुलेट कर रहे होते हैं कि ये ट्रू फंगल हाइफी है। असल में ये जो है हाइफी ट्रू नहीं है, ये सूडो हाइफी क्यों है? ये असल में छोटे छोटे से ये बर्ड्स हैं जो आपस में ये जुड़े हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि ये हाइफी है, लेकिन दीज आर द बडिंग ईस्ट जो कि एंड टू एंड कॉन्स्ट्रक्शंस के साथ जुड़े हुए हैं। अब ऑर्गेनिज्म जो है ना ये विजिबल होता है रूटीन H&E स्टेन से, लेकिन वेराइटी ऑफ हम स्पेशल फंगल स्टेन यूज़ करते हैं जिनमें हमारे पास गोमोरी, मेथिनामीन, सिल्वर, इसके अलावा पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन जो है ना ये बहुत कॉमनली हम यूज़ करते हैं ताकि हम अच्छी तरह से हाईलाइट कर पाएँ पैथोजन को। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स। कैंडिडियासिस जो है वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स को, स्किन को और डीप ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर सकता है। इनको डीप करेगा तो इन्वेजिव कैंडिडियासिस कहेंगे। अब इनमें जो है वेरिड प्रेजेंटेशन है और वो मेरिट ब्रीफ मेंशन करती है। सबसे पहले है सुपरफिशियल इन्फेक्शन ऑन म्यूकोजल सरफेसेस ऑफ द ओरल कैविटी, जिसको हम थ्रश कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन प्रेजेंटेशन है। फ्लोरिड प्रोलिफरेशन फंजाई की क्रिएट कर जाएगी ग्रे वाइट डर्टी लुकिंग सूडो मेम्ब्रेन्स हमें नज़र आएंगी जो कि मेटेड ऑर्गेनिजम्स की कंपोज होती हैं और उसमें इन्फ्लामेटरी सेल्स भी होते हैं और टिश्यू डेब्रिस भी होती है। ठीक है, डीप टू द सरफेस जब हम देखेंगे तो हमें वहाँ पे म्यूकोजल हाइपरीमिया मिलेगी, इन्फ्लामेशन भी मिलेगी। थ्रश जो है ना वो न्यू बॉर्न्स में देखी जाती है, जो डेबिलिटेटेड पेशेंट हैं उनमें, और वो बच्चे चिल्ड्रन जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एस्थमा के लिए रिसीव कर रहे हैं उनमें। और इसके अलावा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो ले रहा हो उसके बाद भी हमें मिलता है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक खाने से जो हमारा जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा होता है ना वो जो कम्पीट कर रहा होता है इसके साथ, वो ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए उनको भी होता है थ्रश। इसके अलावा मेजर रिस्क ग्रुप वाले लोग कौन से हैं? HIV पॉजिटिव पेशेंट्स, वो पेशेंट्स जिनमें ओरल थ्रश है और उनको और कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी एसोसिएटेड ऑब्वियस अंडरलाइन कंडीशन भी नहीं है, तो उनको हमें ज़रूर HIV इन्फेक्शन के लिए इवेल्युएट करना होगा। ठीक है, इसके अलावा वेजिनाइटिस जो है ये एक्सट्रीमली कॉमन है वुमेन में, स्पेशली वो जो कि डायबिटिक वुमेन है या प्रेग्नेंट है या फिर जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करती हैं। ईसोफेजाइटिस की बात करें तो ये भी एड्स के पेशेंट में कॉमन है, उनमें जिनमें हेमेटोलिम्फॉइड मैलिग्नेंसीज होती हैं। अब इस तरह के पेशेंट डिस्फेजिया की कंप्लेन लेके आते हैं कि उनको पेनफुल स्वेलविंग हो गई है और रेट्रोस्टर्नल पेन है। एंडोस्कोपी जब हम करते हैं ना तो उनमें हमें वाइट प्लैक्स नज़र आते हैं और सूडो मेम्ब्रेन्स मिलती हैं जो बिल्कुल उसी तरह की होती हैं जो बाकी म्यूकोजल सरफेस पे जैसी मिले। ठीक है, ये सूडो मेम्ब्रेन्स। अब स्किन इन्फेक्शन जो है वो मैनिफेस्ट करता है, बहुत सी उसकी में डिफरेंट फॉर्म्स है कैंडिडिया की। ठीक है, अब कौन सी, अगर नाखून में हो जाता है नेल में ऑन्कोमाइकोसिस होगा, नेल फोल्ड में अगर होगा तो पैरोनाइकिया, हेयर फॉलिकल्स में हम उसको फॉलिकुलाइटिस करवा देगा। मॉइस्ट इंटरडिजिटस स्किन सच एज आर्मपिट्स, इंटरट्रिजिनस स्किन जैसे कि आर्मपिट्स हो गई या वेब्स हमारी फिंगर के दरमियान वाले, इसके अलावा टोज़ में इंटरट्राइगो, और पिनाइल स्किन में जो है ये बेलेनाइटिस का कॉज करवाता है। डायपर रैश जो है ये कुटेनियस कैंडिडियल इन्फेक्शन ही होता है जो कि पेरिनियम ऑफ द इन्फेंट्स में हमें मिलता है इन द रीजन ऑफ कॉन्टैक्ट जब हो वेट डायपर्स के साथ।
उसके अलावा है क्रोनिक म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस। अब ये असल में क्रोनिक रिफ्रैक्टरी डिजीज़ है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है, स्किन को, हेयर्स को, नाखूनों को, और ये वैरायटी ऑफ अंडरलाइंग टी सेल डिफेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड है। इनमें जो है जॉब सिंड्रोम आ जाता है। जॉब सिंड्रोम एक इनहेरिटेड कंडीशन है जिसमें वैरायटी ऑफ एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं, इंक्लूडिंग टी हेल्पर 17 टी सेल रिस्पॉन्स जो है ना उसमें डिफेक्ट आता है, जो इम्पॉर्टेंट होता है हमारे फंगल इन्फेक्शन को यही कंट्रोल करता है, तो इसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है। इसके अलावा इन्वेजिव कैंडिडियासिस है। ये इम्प्लाई करती है कि ब्लड बोर्न डाइसेमिनेशन हो जाए ऑर्गेनिज्म की हमारे बहुत से टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में। कॉमन पैटर्न जो है उसमें रीनल एब्सेस हो जाती है। इसके अलावा इन्वेजिव कैंडिडियासिस में मायोकार्डियल एब्सेस, एंडोकार्डाइटिस। तीसरा, ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कॉमनली मेनिंजियाइटिस, लेकिन पैरेनकाइमल माइक्रो एब्सेसिस भी हो सकती है। नंबर 4, एंडोफ्थेल्माइटिस भी होता है। वर्चुअली कोई भी आई का स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो सकता है। नंबर 5, हेपेटिक एब्सेसिस होती हैं। नंबर 6, कैंडिडिया नमूनिया, जो कि यूजुअली बायलेटरल हमें नोड्यूलर इन्फिल्ट्रेट्स मिलते हैं, जो कि बिल्कुल न्यूमोसिस्टिस जो अभी हमने पढ़ा, न्यूमोसिस्टिस नमूनिया, उसी को रिजेंबल कर रहा होता है, बायलेटरल नोड्यूलर इन्फिल्ट्रेट्स। पेशेंट्स जो अक्यूट ल्यूकीमिया के होते हैं ना, वो ज़्यादातर प्रोफाउंडली न्यूट्रोपेनिक होते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, ल्यूकीमिया हमने पढ़ी है, तो वो पेशेंट्स जो हैं वो न्यूट्रोपेनिक होते हैं जब हम उनको कीमोथेरेपी देते हैं। तो इस तरह के पेशेंट ज़्यादातर पार्टिकुलरली प्रोन होते हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टेमिक डिजीज़। कैंडिडिया एंडोकार्डाइटिस, ये बहुत ही कॉमन फंगल एंडोकार्डाइटिस है जो कि यूजुअली होता है उन पेशेंट्स में जिनमें प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व्स लगे हों या फिर जो आईवी ड्रग अब्यूजर्स है। ठीक है, कैंडिडिया एंडोकार्डाइटिस। अगला ऑर्गेनिज्म है क्रिप्टोकोकोसिस। क्रिप्टोकोकोसिस कॉज होता है क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस की वजह से, और ये ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की तरह ही मैनिफेस्ट करता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट में, पार्टिकुलरली एड्स के पेशेंट्स में या हेमेटोलिम्फोइड मैलिग्नेंसीज वालों में। इसकी भी मॉर्फोलॉजी किस तरह है, ये फंगस है जो कि 5 से 10 माइक्रोमीटर के ईस्ट होता है, और इसकी थिक जेलेटिनस कैप्सूल होता है, मोटा सा इसका कैप्सूल होगा जेलेटिनस, और ये बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। अगर इस डी फिगर में आप देखें यहाँ पर, तो ये क्रिप्टोकोकस दिखाया गया है एक पेशेंट में जो कि एड का पेशेंट है। ठीक है, थिक जेलेटिनस कैप्सूल होता है जो कि बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। अच्छा, तो जैसा कि कैंडिडिया के इन्फेक्शन में था, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। अनलाइक इन द कैंडिडिया इन्फेक्शन, हाउएवर जो सूडो हाइफल या ट्रू हाइफल फॉर्म्स है ना, वो यहाँ पे हमें नहीं मिलती। इसके अलावा कह रहा है कि कैप्सूल की आइडेंटिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट की डायग्नोस्टिक क्लू होता है इसका। हमने कहा कि इसका थिक और जेलेटिनस कैप्सूल होता है। ठीक है, रूटीन H&E स्टेन्स में कैप्सूल हमें डायरेक्टली विजिबल तो नहीं होता, लेकिन ऑफन हमें क्लियर हैलो नज़र आएगा जो कि रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑक्यूपाइड बाय द कैप्सूल, कैन बी सीन बाय सराउंडिंग द इंडिविजुअल फंजाई। ये देखिए, जो हमें क्लियर हैलो नज़र आ रहा है ना, ये सराउंड हुआ हुआ है इस कैप्सूल के साथ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको डायग्नोस करने के लिए। ये जब हमें नज़र आ जाएगा कैप्सूल, तो उसका मतलब है कि ये क्रिप्टोकोकस है। इंडिया इंक या फिर पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेनिंग हम यूज़ करते हैं, वो बहुत ही इफ़ेक्टिवली हाईलाइट कर जाती है फंगस को। कैप्सूलर जो पॉलीसेकेराइड के एंटीजेंस होते हैं ना, वो सबस्ट्रेट होते हैं फॉर क्रिप्टोकोकल लैटेक्स एग्लूटिनेशन असे। ठीक है, जो पॉजिटिव आता है मोर देन 95% ऑफ द पेशेंट में जो इस ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्टेड हो। तो ये वाली हम टेस्ट करेंगे, क्रिप्टोकोकल एग्लूटिनेशन, लैटेक्स एग्लूटिनेशन असे। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। क्रिप्टोकोकोसिस यूजुअली जो है वो मैनिफेस्ट करती है पल्मोनरी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर डायसेमिनेटेड डिजीज़ की तरह। ठीक है, यानी लंग्स भी हो गए, CNS भी इन्वॉल्व हो गए, या डायसेमिनेटेड भी हो सकती है। क्रिप्टोकोकस ज़्यादातर एक्वायर होती है जब हम एरोसोलाइज्ड कंटेमिनेटेड उस सॉइल को या बर्ड की ड्रॉपिंग्स को हम इनहेल करेंगे, तो उससे ये इन्फेक्शन होता है। इसलिए परिंदे भी खतरनाक होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फंगस जो है ना, इनिशियली हमारे लंग में लोकलाइज रहता है, और उसके बाद ये फैल जाता है, डाइसेमिनेट कर जाता है अदर साइट्स पे, पार्टिकुलरली मेनिंजीज में चला जाता है। साइट्स जो है वो इसकी जो इन्वॉल्व होती है वो मार्क्ड होती हैं बाय वेरिएबल टिश्यू रिस्पॉन्स, जो रेंज करता है फ्लोरिड प्रोलिफरेशन होगी जिलेटिनस ऑर्गेनिज्म की विथ मिनिमल या एब्सेंट इन्फ्लामेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट। ठीक है, फ्लोरिड यानी कॉम्प्लेक्स सी इलेबोरेटेड जो है प्रोलिफरेशन होगी इसके
जेलेटिनस ऑर्गेनिज्म की, और उसमें मिनिमल या फिर हमें बिल्कुल भी इन्फ्लामेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट नहीं मिलेगा, या मिनिमल होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। ऐसा हमें इम्यूनो डेफिशिएंट केसेस में मिलेगा, या फिर हमें ग्रेन्युलोमेटस रिएक्शन मिल सकता है, ऐसा हमें जो मोर रिएक्टिव होस्ट होते हैं उनमें मिलेगा, ठीक है। अब दोनों की अलग अलग पिक्चर दिखाई गई है कि इम्यूनो डेफिशिएंट वालों में हमें कोई भी इन्फ्लामेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट नहीं मिलेगा, जो बहुत ही रिएक्टिव होस्ट है उनमें हमें ग्रेन्युलोमेटस रिएक्शन मिलेगा, इसके साथ ऑर्गेनिज्म की प्रोलिफरेशन के साथ साथ। अब सीएनएस में जो है ना, ये फंजाई ग्रो करता है जेलेटिनस मैसिस की तरह मेनिंजीज के अंदर, या फिर ये एक्सपेंड करेगा हमारे पेरीवास्कुलर विर्चो रॉबिन स्पेसिस को, उनको एक्सपेंड कर देगा, तो क्या बना देगा, सोप बबल लेजन प्रोड्यूस कर देगा। इन पेरीवास्कुलर विर्चो रॉबिन स्पेसिस को एक्सपेंड करके सोप बबल लेजन प्रोड्यूस करता है। यह हमने न्यूरो एनाटॉमी में भी पढ़ा था कि पेरीवास्कुलर विर्चो रॉबिन स्पेसिस असल में जो हमारी ब्रेन वगैरह या कुछ खास ऑर्गन्स हैं उनमें जो ब्लड वेसल्स होती है ना, उनको ये एक फ्लूइड फिल्ड स्पेसिस होती हैं जो सराउंड कर रही होती हैं, तो उनको ये एक्सपेंड कर देगा और इस तरह की सोप बबल लेजन प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। अगला है टॉपिक अपॉर्चुनिस्टिक मोल्ड्स। म्यूकोरमाइकोसिस एंड इन्वेजिव एस्परजिलोसिस, ये अनकॉमन इन्फेक्शन है, इतने कॉमन नहीं है, और ये ऑलमोस्ट ऑलवेज लिमिटेड होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट में ही होते हैं, पार्टिकुलरली हेमेटोलिम्फोइड मैलिग्नेंसीज वाले और प्रोफाउंड न्यूट्रोपीनिया वाले पेशेंट जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ले रहे हैं, या फिर जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के रेसिपिएंट हैं, उनमें ये हमें मिलेगा। मॉर्फोलॉजी इस तरह है कि म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो एक क्लास ऑफ फंजाई से होती है जिसको हम जाइगोमाइसीड्स कहते हैं। इस जाइगोमाइसीड्स क्लास का ये फंजाई है। राइजोपस और म्यूकोर, ये दो फंजाई हैं मेडिकल इम्पोर्टेंस के जो कि जाइगोमाइसीड्स क्लास में ही आते हैं, ठीक है। अब इनकी हाइफी जो है वो नॉन सेप्टेट होती हैं, ठीक है, नॉन सेप्टेट है, याद रखना है आपने, और ये राइट एंगल्स पे ब्रांच करेंगी। बाय कंट्रास्ट जो हमारा एस्पेरिजिलस है ना, उसकी जो हाइफी होती हैं वो सेप्टेट